The Mughal Empire, Zabt and Zamindar. The main source of income available to Mughal ruler was tax on the produce of peasantry. In most places, peasant pays taxes to the rural elites, that is the headman or the local chieftains. तो इट मीन्स कि मुगल्स के लिए जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो टैक्स, वो रेवेन्यू जो वो किसानों से कलेक्ट करते थे. इट मीन्स कि उनके टाइम में जो भी किसान उगाते थे उसका एक पार्ट उन्हें एज अ टैक्स राजा को पे करना होता था. और मेनली पीजेंट जो है ये टैक्स गांव के जो अमीर और बड़े लेवल के लोग थे उनके थ्रू राजा को पे किया करते थे, चाहे फिर वो गांव के मुखिया होते थे और या लोकल लोग जो राजा ने अपॉइंट कर रखे थे. लेकिन मुगल्स ने इन सब के लिए एक टर्म यूज किया था, दैट वाज जमींदार. इट मीन्स कि पीजेंट से लेकर जो टैक्स राजा तक पहुंचता था उसमें चाहे कितने भी मिडलमैन थे, जो भी मिडलमैन थे, चाहे वो हेडमैन थे, चाहे पावरफुल चिफिशियंस थे, they all were known as zamindar. Akbar's revenue minister Todermal carried out a careful survey of crop yield, prices and areas cultivated for a 10-year period 1570 to 1580. अब फॉर एग्जाम्पल कि कई बार जो है वो क्रॉप यानी कि जो यील्ड थी, जो प्रोडक्शन था वो ज़्यादा होता था और कई बार कम होता था. तो हर किंग ये चाहता है कि उसे एक रेगुलर अमाउंट ऑफ पैसा मिले. तो इसलिए जो अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर था, जो टैक्स मिनिस्टर था टोडरमल, उसने एक बहुत ही अच्छा सिस्टम डिज़ाइन किया. उसने पिछले 10 सालों के पूरे एरिया को कितना क्रॉप हुआ, वो किस प्राइस में बेचा गया, कितने ज़मीन पर खेती की जा रही है, उस सारी चीज़ों का कैलकुलेशन करके पिछले 10 इयर्स के अकॉर्डिंग उसने एक एवरेज टैक्स निकाला और इस डाटा के बेस पर हर पीजेंट को एक फिक्स टैक्स राजा को पे करना होता था. तो उसका एक फ़ायदा ये था कि एक तो राजा को हमेशा रेगुलर टैक्स मिलता रहता था और सेकेंडली इससे किसानों को भी कोई परेशानी नहीं होती थी. ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इंटू रेवेन्यू सर्कल with its own schedule of revenue rates for individual crops. तो पूरे जो मुगल एम्पायर था उसको फर्दर प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था और हर प्रोविंस का अपना एक रेवेन्यू सर्कल होता था और वहाँ पर जो भी क्रॉप उगाई जाती थी उस क्रॉप के अकॉर्डिंग रेवेन्यू रेट्स को शेड्यूल किया जाता था और इस पूरे रेवेन्यू सिस्टम को कहा जाता था ज़ब्त. It was prevalent in those areas where Mughal administrator could survey the land and keep very careful accounts. लेकिन ये उन्हीं एरियाज़ के अंदर पॉसिबल था जो एरियाज़ डायरेक्टली मुगल्स के अंडर थे, जहाँ पर ज़मीन को अच्छे से मापा जा सकता था, ज़मीन का सर्वे किया जा सकता था, जहाँ पर हम अच्छी तरह से रिकॉर्ड बना सकते थे. लेकिन ये गुजरात और बंगाल जैसे प्रोविंसेस में पॉसिबल नहीं था. In some areas, the zamindar exercised a great deal of power. जमींदार मीन्स मिडलमैन, जो पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करके राजा तक पहुंचाया करते थे. तो कई एरियाज में जमींदार बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए. द एक्सप्लॉयटेशन बाय द मुगल एडमिनिस्ट्रेटर को ड्राइव देम टू रिबिलियन. लेकिन अगर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि मुगल्स के जो ऑफिशियल्स थे, तो अगर वो उन्हें परेशान करते थे, उन्हें एक्सप्लॉयट करते थे, तो कई बार ये ज़मींदार राजा के अगेंस्ट रिबिलियन भी कर देते थे, उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते थे. समटाइम्स जमींदार एंड पीजेंट्स ऑफ सेम कास्ट अलाइड इन रिबेलिंग अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी. और कई बार तो ज़मींदार और किसान मिलकर मुगल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट खड़े हो जाते थे, रिबिलियन कर देते थे. लेकिन इस तरह के जो रिवोल्ट थे मेनली दे वर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब, वो ज़्यादातर औरंगजेब के समय में थे. दीज पीजेंट्स रिवॉल्ट चैलेंज द स्टेबिलिटी ऑफ मुगल एम्पायर फ्रॉम द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी. और ज़्यादातर इन रिवोल्ट्स की वजह से 17th सेंचुरी के एंड में, यानी कि अगर हम बात करें 1690s के बाद, तो 1690s का जो पीरियड था वो पीरियड था औरंगजेब का. बिकॉज वी नो दैट
कि 1707 में तो औरंगजेब की डेथ हो गई थी, तो इट मीन्स जब औरंगजेब के लास्ट ईयर्स चल रहे थे उस समय ज़्यादा इस तरह के पीजेंट्स रिविलियन हुए और मुगल एम्पायर जो है वो धीरे धीरे टूटने लगा। Akbarnama and Aine Akbari. Actually, these are the names of two books which gives us valuable information about the life and rule of Akbar. Akbar ordered one of his close friends and courtiers Abul Fazl to write a story of his reign. अकबर ने अपने एक बहुत करीबी दोस्त और जो उसके दरबार में एक दरबारी भी था उसका नाम था अबुल फजल, और उससे कहा कि वो अकबर के टाइम के बारे में, इट मीन्स अकबर किस तरह से रूल करता है उसके बारे में लिखे। अबुल फजल रॉट अ 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन टाइटल्ड अकबरनामा। तो अबुल फजल ने 3 पार्ट्स में अकबर के समय के बारे में लिखा और उसका को नाम दिया अकबरनामा। द फर्स्ट वॉल्यूम डेल्ट विद द अकबर एंसेस्टर्स। तो पहली किताब में अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में, यानी कि अकबर के पूर्वजों के, अकबर के फादर, ग्रैंडफादर, उनके बारे में लिखा। सेकेंड वॉल्यूम रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ अकबर रेन, और दूसरे पार्ट में उसने अकबर के समय में किस तरह राज्य चलाया जाता था इन सब के बारे में बताया। एंड थर्ड वॉल्यूम इज आईने अकबरी, और जो तीसरा पार्ट था उसका नाम लिखा गया आईने अकबरी। It deals with Akbar's administration, household, army, the revenues and the geography of his empire. और आईने अकबरी में लिखा गया कि किस तरह से अकबर के अंडर एडमिनिस्ट्रेशन चलाया करता था, वो किस तरह रहा करता था, किस तरह की उसकी आर्मी को प्रिपेयर किया जाता था, क्या टैक्सेस थे, उनको कैसे कलेक्ट किया जाता था, एंड द जोग्राफी ऑफ एम्पायर, मतलब किस तरह की लैंड थी, मौसम कैसा था। It also provide rich details about the tradition and culture of the people living in India. और उस समय भारत के अंदर जो लोग रहते थे वो क्या रीति रिवाज फॉलो करते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, किस तरह का कल्चर फॉलो किया जाता था। The most interesting aspect about the Aine Akbari is its rich statistical detail about the thing as diverse as crops, yields, prices, wages and revenue. और आईने अकबरी की एक सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उसमें बहुत ही डिटेल्स में बताया गया था कि किस तरह की फसलें उगाई जाती थी, किस तरह से प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन होता था, चीज़ों की क्या कीमतें थी, लोगों को कितनी तनख्वाह मिलती थी और किस किस तरह के टैक्स लोगों से कलेक्ट किए जाते थे। अ क्लोजर लुक अकबर्स पॉलिसी। एज आई टोल्ड यू, अमंग द मुगल रूलर्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर हम मानते हैं, जो सबसे काइंड रूलर, फ्रेंडली, लविंग रूलर जिसको हम कहते हैं, दैट इज़ अकबर, अकबर द ग्रेट। तो नाउ वी विल सी कि अकबर की क्या पॉलिसीज़ थी। द ब्रॉड फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर लेड डाउन बाय अकबर एंड वर इलेबोरेटली डिस्कस्ड बाय द अबुल फजल इन हिज बुक अकबरनामा, इन द पर्टिकुलर इन द लास्ट वॉल्यूम द आईने अकबरी। तो अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी फीचर्स हैं वो अबुल फजल ने अपनी बुक अकबरनामा में और स्पेशली थर्ड वॉल्यूम आईने अकबरी में हमें उनके बारे में बताया है। अबुल फजल एक्सप्लेन दैट एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस कॉल्ड सूबा, गवर्नड बाय अ सूबेदार who carried out both political and military function. For example, today India is a country and it is further divided into states. तो इसी तरह अकबर का जो एम्पायर था वो भी डिफरेंट पार्ट्स में बटा हुआ था और हर उस प्रोविंस को कहा जाता था सूबा, और उस एक सूबे को गवर्न करने के लिए अकबर जो है वो सूबेदार रखते थे। इट मीन्स कि उस समय गवर्नर्स को सूबेदार कहा जाता था जो पॉलिटिकली और मिलिट्री दोनों तरह के काम किया करते थे। ईस्ट प्रोविंस ऑल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान। तो हर स्टेट का अपना फाइनेंशियल मीन्स द थिंग्स रिलेटेड टू मनी, कि कितनी इनकम है, कितना खर्चा है, इन सब को देखने के लिए एक फाइनेंशियल ऑफिसर होता था जिसे दीवान कहते थे। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविंस द सूबेदार वॉज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर्स
और अपने सूबे के अंदर, अपने प्रोविंस के अंदर शांति बनाए रखने के लिए उस बहुत सारे जो दूसरे ऑफिसर्स थे वो सूबेदार को सपोर्ट किया करते थे, सच एज मिलिट्री पे मास्टर बख्शी, यानी कि सेना को ध्यान रखने के लिए बख्शी, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज, यानी कि राजा धर्म के नाम पर या दान में जो कुछ भी दिया करता था उसको देखने के लिए सदर होता था, मिलिट्री कमांडर्स फौजदार, बिकॉज लाइक जैसे हम इंग्लिश में आर्मी कहते हैं, हिंदी में सेना कहते हैं, तो पर्सियन में मिलिट्री को कहा जाता है फौज। तो पूरे मिलिट्री जो कमांडर्स थे उन्हें फौजदार कहा जाता था और टाउन पुलिस कमांडर्स को कहा जाता था कोतवाल। Akbar's noble commanded large armies and had access to large amount of revenue. अकबर के जितने भी गवर्नर्स थे, नॉबल्स थे, उन सबके पास बहुत बड़ी बड़ी आर्मीज थी और बहुत पैसा उनके पास रेवेन्यू में इकट्ठा हुआ करता था, यानी कि रेवेन्यू के एक बहुत बड़े हिस्से पर नॉबल्स का कंट्रोल हुआ करता था। While they were loyal, the empire functioned efficiently. तो जब तक वो राजा के लिए लॉयल थे, वफादार थे, तो सब बहुत अच्छी तरह काम करते थे। बट बाय द एंड ऑफ 17th सेंचुरी मैनी नोबल हैड बिल्ट इंडिपेंडेंट नेटवर्क ऑफ देयर ओन। लेकिन 17th सेंचुरी के एंड तक आते आते बहुत सारे नोबल्स ने अपना इंडिपेंडेंट नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो सेल्फिश हो गए और एम्पायर की तरफ उनकी जो लॉयल्टीज थी, उनकी जो वफादारी थी, वो कमज़ोर होने लगी। लेकिन यहाँ पर मेंशन किया गया है एंड ऑफ 17th सेंचुरी, तो हम कह सकते हैं कि मेनली ये जो भी था दैट वाज एट द टाइम ऑफ औरंगजेब। While Akbar was at Fatehpur Sikri during the 1570s, he is starting discussion on religions with the ulemas, Brahman, Jesuit priests who were Roman Catholic and Zoroastrian. अकबर जो है वो एक बहुत ही अच्छा रूलर था। ही वॉज रियली काइंड, ही वॉज टॉलरेंट टू ऑल द रिलीजन्स। इसका मतलब कि वो सभी धर्मों का पालन करता था। इन द प्रीवियस सेक्शन जब हमने औरंगजेब के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि वो एक सच्चा मुसलमान था और वो नॉन मुस्लिम्स को, यानी कि जो लोग मुस्लिम नहीं थे, उन्हें पसंद नहीं किया करता था। लेकिन अकबर जो है वो सभी धर्मों को बहुत पसंद करता था और वो चाहता था कि उसके टाइम में, उसके राज्य में जितने भी धर्मों के लोग हैं वो सभी मिलकर शांति से रहें। इसीलिए जब अकबर फतेहपुर सीकरी में था 1570s में, तो उसने अलग अलग धर्मों के जो भी हेड होते हैं, लाइक मुसलमान्स में उलेमास, हिंदूज़ में ब्राह्मण, क्रिश्चियंस के अंदर जो जीसूट प्रीस्ट और रोमन कैथोलिक्स और जोरेस्ट्रियन यानी कि जो पारसी लोग होते हैं, उन सभी रिलीजियस हेड्स को इकट्ठा किया। दीज डिस्कशन टुक प्लेस इन इबादत खाना। तो पर्सियन के अंदर इबादत का मतलब होता है प्रेयर करना। तो उसने इस तरह का एक प्लेस बनवाया था जहाँ पर सभी धर्मों के लोग आकर अपने भगवान की पूजा कर सकते थे। तो अलग अलग धर्मों के जो रिलीजियस हेड्स थे उनके साथ ये सारा डिस्कशन इबादत खाना में हुआ करता था। ही वॉज इंटरेस्टेड इन द रिलीजन एंड सोशल कस्टम ऑफ डिफरेंट पीपल। वो अलग अलग तरह के धर्मों में और सोशल जिनके लोगों की आपस में जो भी डिफरेंसेस थे, अकबर उनमें पूरा इंटरेस्ट लिया करता था। अकबर्स इंट्रैक्शन विद पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ मेड हिम रियलाइज दैट रिलीजियस स्कॉलर्स हु ऑफन एम्फेसाइज्ड रिचुअल्स एंड डॉगमा वर ऑफन बाय गॉड्स। तो इन सब रिलीजियस हेड से बातचीत करने के बाद अकबर को ये रियलाइज़ हुआ कि जितने भी ये धर्म्स के हेड हैं, जो रिलीजियस हेड हैं और मेनली जो धार्मिक रीति रिवाजों के ऊपर जोर देते हैं, दे आर डॉगमा एंड वर ऑफन बाय गॉड्स। नो व्हाट इज डॉगमा? डॉगमा का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज़ को इतने अथॉरिटेटिव टर्म के अंदर कहें कि सभी लोग उसको बिना क्वेश्चन किए एक्सेप्ट कर लें, दैट इज नॉन एज डॉगमा। एंड बायगर्ड्स हम उन लोगों को कहते हैं जो सिर्फ अपने धर्म को सुपीरियर मानते हैं और बाकी धर्मों को अच्छा नहीं मानते। तो अलग अलग धर्मों के लोगों से बातचीत करने के बाद अकबर को ये रियलाइज़ हुआ
कि ये जितने भी धर्मों के जो हेड हैं, गुरु हैं, लीडर्स हैं, टीचर्स हैं, ये मेनली डॉगमा एंड बाइगट्स हैं। ये चाहते हैं कि ये धर्म को इस तरह से लोगों के सामने पेश करें ताकि लोग उसको एज इट इज़ बिना किसी क्वेश्चन के एक्सेप्ट कर सके। और सभी जो रिलीजियस टीचर्स हैं वो अपने धर्म को बेटर बताते थे और दूसरों के धर्मों को खराब बताते थे। देयर टीचिंग क्रिएटेड डिवीजन एंड डिसहार्मनी अमंग हिज सब्जेक्ट्स। और अगर इस तरह के धर्म गुरु उसके राज्य में होंगे तो वो ज़रूरी ही उसकी प्रजा में जितने भी लोग हैं वो उन सबको आपस में बांट देंगे, उनको लड़वा देंगे। दिस इवेंचुअली लेड अकबर द आइडिया ऑफ सुलह कुल और यूनिवर्सल पीस। तो इसीलिए अकबर को आइडिया आया सुलह कुल और यूनिवर्सल पीस, यानी कि सभी लोग शांति से रह सके। दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन इन हिज रीन। और इस आइडिया से उसके राज्य में रहने वाले अलग अलग धर्मों के लोग आपस में भेदभाव नहीं करेंगे। इंस्टेड इट फोकस ऑन अ सिस्टम ऑफ एथिक्स, जस्टिस, पीस दैट वाज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। इट मीन्स कि उसका जो धर्म है सुलह कुल, वो मॉरल वैल्यूज़ पर, ईमानदारी पर, न्याय पर, शांति पर, जिसे सभी धर्मों के लोग मानते हैं, उन चीज़ों के ऊपर फोकस करेगा। अबुल फजल हेल्प अकबर इन फ्रेमिंग अ विजन ऑफ गवर्नेंस अराउंड द आइडिया ऑफ सुलह कुल। और अबुल फजल ने अकबर को मदद की कि वो गवर्नेंस का एक ऐसा तरीका निकाले जिसे वो सुलह कुल के बेस के ऊपर वो लोगों को गवर्न करे। इट मीन्स कि वो अकबर अपने राज्य में जो भी पॉलिसीज़ बनाए वो सभी धर्मों के लोगों को ध्यान में रखकर बनाए। दिस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वॉज फॉलोड बाय द जहांगीर एंड शाहजहाँ एज वेल। तो अकबर ने ये जो भी प्रिंसिपल बनाया सुलह कुल का, उसे जहांगीर और शाहजहाँ ने भी वैसे ही फॉलो किया। नूरजहां's influence in Jahangir's court. Mehrun Nisa married the Emperor Jahangir in 1611 and received the title नूरजहां। एम्परर जहांगीर की पत्नी का नाम था महरून निसा, लेकिन उसको टाइटल मिला नूरजहां। शी रिमेन्ड एक्सट्रीमली लॉयल एंड सपोर्टिव टू द मोनार्क। वो जहांगीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल और सपोर्टिव थी। इट मीन्स कि जहांगीर जो है वो सब चीज़ें उससे पूछ कर किया करता था, यानी कि उसकी हर बात वो माना करता था। एज अ मार्क ऑफ ऑनर जहांगीर स्टॉक silver coin bearing his own titles on one side and on the other the inscription stuck in the name of Queen Begum नूरजहां। तो अकबर ने नूरजहां के सम्मान में कुछ चांदी के सिक्के बनवाए जिसके एक तरफ तो जहांगीर का नाम छपा होता था और दूसरी तरफ नूरजहां के बारे में लिखा होता था। इफ़ यू रिमेंबर, नूरजहां के बारे में हमने पिछले सेक्शन में भी पढ़ा था जब हम मिलिट्री कैंपेन्स की बात कर रहे थे कि जब प्रिंस खुर्रम यानी कि शाहजहाँ ने जहांगीर को नया राजा बनने के लिए जहांगीर के बेटों में लड़ाई चल रही थी, तो नूरजहां ने शाहजहाँ को साइड करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। सुलह कुल। जहांगीर्स अकबर सन डिस्क्राइब हिज फादर पॉलिसी ऑफ सुलह कुल इन द फॉलोइंग वर्ड। अकबर के बेटे जहांगीर ने अपने पिता की सुलह कुल की पॉलिसी को आप देखिए कि किस तरह डिस्क्राइब किया है। एज इन द वाइड एक्सपेंस ऑफ द डिवाइन कंपैशन देयर इज अ रूम फॉर ऑल क्लासेस एंड फॉलोवर ऑफ ऑल क्रीड, सो इन हिज इंपीरियल डोमिनियन विच ऑन ऑल साइड्स वर लिमिटेड ओनली बाय द सी, देयर वॉज रूम फॉर द प्रोफेस ऑफ द अपोजिट रिलीजन and for belief good and bad, and the road to intolerance was closed. It means कि एक इस तरह का पॉलिसी अकबर ने डिज़ाइन की थी जिसमें हर तरह के लोग, अच्छे या बुरे, जो एक दूसरे के धर्म को पसंद करते भी हैं या नहीं भी करते हैं, और वो सब लोग वहाँ पर जो रोड है वो क्लोज हो जाता है। इट मीन्स कि सभी धर्मों के लोग वहाँ पर इकट्ठे बैठकर अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते थे। और यहाँ तक कि
एक दूसरे के धर्मों के बारे में जान सकते थे, एक दूसरे के धर्म को पहचान सकते थे. सुनीज एंड शिया मेट इन वन मॉस्क एंड द क्रिश्चियन एंड जूज इन वन चर्च टू प्रे. यानी कि मुस्लिम्स भी जो हैं वो दो तरह के होते हैं, सुनीज एंड शियाज. तो अकबर के समय में अलग अलग तरह के जो मुसलमान थे वो एक ही मस्जिद में प्रेयर के लिए आते थे. अलग अलग तरह के क्रिश्चियंस जो हैं वो एक ही चर्च के अंदर प्रे करने के लिए आते थे. ही कंसिस्टेंटली फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल पीस. और उसने सुलह कुल यानी कि सभी धर्मों के बीच में शांति बनाए रखने का जो प्रिंसिपल था वो तैयार किया. द मुगल एम्पायर इन द 17th century and after. The administrative and military efficiency of Mughal Empire led to the great economic and commercial prosperity. तो मुगल्स के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स थे और उनके पास जो अच्छी आर्मी थी, इसकी वजह से मुगल्स जो हैं वो इकोनॉमिकली यानी कि पैसे से अमीर थे और कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी यानी कि वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से व्यापार हुआ करता था. इंटरनेशनल ट्रैवलर्स डिस्क्राइब्ड इट एज अ फेवर्ड लैंड ऑफ वेल्थ. यानी कि जो विदेशों से यात्री आते थे उनका ये कहना था कि मुग़ल एम्पायर तो बहुत ही अमीर यानी कि कहानियों में दिखने जैसा अमीर था. बट दीज सेम विजिटर वर ऑल्सो अपैल्ड एट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी दैट एग्जिस्टिंग साइड बाय साइड विद द ग्रेटेस्ट ऑपुलेंस. लेकिन वही विजिटर ये कहते हैं कि राज्य में कुछ ऐसा हिस्सा भी था जो बहुत गरीब था. दिस इनइक्वालिटीज वर ग्लेयरिंग. डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द 20th year of Shahjahan's reign inform us that highest ranking mansabdar were only 545 in number out of a total 8,000. तो ये इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई. शाहजहाँ के समय में एक डॉक्यूमेंट हमें बताता है कि टोटल 8,000 मनसबदार में से सिर्फ 445 ही ऐसे थे जो हाईएस्ट रैंक के थे. दिस स्मॉल नंबर अ मेयर 5.6% of the total number of mansabdar received 61.5% of total estimated revenue of the empire as salary for themselves and their troopers. यानी कि सिर्फ 5.6% मनसबदार ही ऐसे थे जो 61.5% रेवेन्यू के ऊपर कब्जा जमाए हुए थे. वो उन सैलरी को अपने लिए और अपने सैनिकों के लिए यूज़ किया करते थे. The Mughal emperor and their mansabdar spent a great deal of their income on salaries and goods. मुग़ल एम्परर्स और उनके मनसबदार अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा चीज़ों पर और सैलरीज पर खर्च किया करते थे. दिस एक्सपेंडिचर बेनिफिटेड द आर्टिसन एंड पीजेंट्री हु सप्लाई देम गुड्स विद गुड्स एंड प्रोड्यूस. और उनका मेन खर्चा उन कलाकारों और किसानों पर होता था जो उन्हें चीज़ें प्रोड्यूस करके देते थे. बट द स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटिल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द हैंड ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर द पीजेंट्स एंड आर्टिसन. लेकिन जो आम पीजेंट्स और आर्टिसन थे उन्हें टोटल रेवेन्यू का बहुत कम हिस्सा उनके ऊपर इन्वेस्ट किया जाता था. यानी कि गरीब लोगों की भलाई के ऊपर काफ़ी कम पैसा खर्च किया जाता था. The poorest amongst them lived from hand to mouth and they could hardly consider investing in the additional resources, tools and supply to increase productivity. तो जो गरीब पीजेंट्स और आर्टिसन थे वो सिर्फ इतना ही कमा पाते थे कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा कर सकें. यानी कि वो नए नए औजार नहीं खरीद सकते थे जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके. The wealthier peasantry and artisanal group, the merchant and banker profited in this economic world. और जो अमीर किसान और बड़े बड़े आर्टिसंस, मर्चेंट्स और बैंकर्स थे वो ज़्यादा फ़ायदा उठाया करते थे. The enormous wealth and resources commanded by the Mughal elite made them an extremely powerful group of people in the late 17th century. और इतनी धन दौलत और रिसोर्सेज की वजह से मुगल्स के जो बड़े हाई लेवल के लोग थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए. एज द अथॉरिटी ऑफ मुगल एम्परर स्लोली डिक्लाइन
his servant emerge as powerful center of power in the region. और जैसे जैसे धीरे धीरे मुगल एम्परर्स की पावर कम होने लगी तो उनके जो गवर्नर्स थे, उनके नौकर थे, वो अपने अपने एरिया में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए. दे कॉन्स्टिट्यूटेड न्यू डिनेस्टीज एंड हेल्ड कमांड ऑफ प्रोविंसेस लाइक हैदराबाद एंड अवध. और उन्होंने अपनी नई डेनिस्टी बना ली और अपने प्रोविंस के अंदर उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, जैसे कि हैदराबाद और अवध. Although they continue to recognize the Mughal emperor in Delhi as their master, by the 18th century, the provinces of the empire had consolidated their independent political identity. चाहे वो नाम मात्र में ये कहते थे कि हम मुगल एम्परर के अंडर हैं, दिल्ली में जो है वो राजा है, हम उसके अंडर हैं, लेकिन ये जो प्रोविंसेस थे इन्होंने अपनी पावर को कंसोलिडेट करके अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज